सो हेलो एवरीवन, दिस साइड सीए परिधि कोठारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनवरी 26 एग्जाम्स के ग्रेस मार्क्स के बारे में, साथ ही में एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट के बारे में और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी इन डिटेल, बिल्कुल विद प्रूफ, क्योंकि मेरे पास मेंटोरशिप का कम से कम 4 to 5 अटेम्प्ट्स का एक्सपीरियंस है और मैं सीए स्टूडेंट से हमेशा कनेक्टेड रहती हूँ। सबसे पहले हमारे मन में एक जनरल क्यूरियोसिटी होती है, यार एग्जाम्स तो कुछ खास अच्छी गई नहीं है। और जैसे जनवरी 26 के पेपर्स आए थे, हम सभी को मालूम है कि सीए फाइनल में तो बच्चों की बैंड बज गई है। मेरी इतने स्टूडेंट से बात हुई एग्जाम्स के बाद में, एक भी बच्चा इवन जिनकी प्रिपरेशन एआईआर वाली थी, वो एआईआर प्रिपरेशन वाले लोग भी अभी कंफ्यूजन में है और वो बोल रहे हैं कि मैम हमारा एग्रीगेट नहीं बन रहा है। मैंने एक भी स्टूडेंट से ये बात नहीं सुनी कि कंफर्म है कि हम तो क्लियर कर रहे हैं। सभी बोल रहे हैं कि यार एग्रीगेट में प्रॉब्लम आएगी, इंडिविजुअल तो क्लियर कर रहे हैं बट एग्रीगेट में क्या होगा समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जो सब्जेक्ट एग्रीगेट का रहता है एएफएम, वही आईसीएआई ने इतना टफ दे दिया था। अब अगर हम सीए फाइनल के सेकंड ग्रुप की बात करें तो सेकंड ग्रुप में भी उन्होंने आईटीटी का पेपर जिस लेवल का दिया था, हम सभी को मालूम है टफेस्ट पेपर था वो हमारी हिस्ट्री में। उसके बाद में फिर आईबीएस का पेपर अगेन डिफिकल्ट था। ऑडिट का पेपर थोड़ा सा लाइट साइड पे था, पर ऑडिट में एग्रीगेट बनता नहीं है। ऑडिट में अगर 40, 45 या 50 नंबर आ जाए तो उतना ही बहुत है। तो एग्रीगेट आखिर बनेगा कहाँ से? अब इंस्टीट्यूट अगर ग्रेस नहीं देगा तो आप ये मानकर चलो कि पासिंग परसेंटेज 1 या 2% ही रहने वाला है, जितना पॉसिबल है क्या नहीं। तो ये तो कंफर्म है कि इंस्टीट्यूट को ग्रेस देना पड़ेगा और लीनियंट चेकिंग उनको करनी ही पड़ेगी, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन कितना ग्रेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखो, इन जनरल अगर मैं बात करूँ ना तो बहुत सारा एमसीक्यूज में एम्बिग्यूटी भी रहती है। सीए फाइनल में भी वो आपको मिलेगी और सीए इंटर में भी मिलेगी। तो जो एमसीक्यूज में आपको कंफर्म्ड पता है कि ये तो मिस्टेक ही है और ये गलत ऑप्शन है, तो वहां पर आपको पूरे नंबर का 2 नंबर पूरे ग्रेस मिल जाते हैं। बट जहां पर मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं एमसीक्यूज में, तो इंस्टीट्यूट ने 2 से 3 सजेस्टेड आंसर्स भी दे रखे हैं। पास्ट अटेम्प्ट में अगर आप पेपर्स देखोगे ना तो इंस्टीट्यूट ने 2 से 3 सजेस्टेड आंसर्स दे रखे हैं। अब उनमें से आपने जो राइट करा होगा आपको उसके नंबर मिल जाते हैं। सो एमसीक्यूज का तो ये सीन हो गया। अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में भी कुछ क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट की तरफ से गलत होते हैं, तो उसका बोनस फिर सबको मिलता है, इररिस्पेक्टिवली कि आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कराओ या फिर आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कराओ। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में एम्बिग्यूटी रहती है, तो 2 से 3 सजेस्टेड आंसर्स आपको देता है, तो उसमें से अगर आपने कोई अजम्पशन लगाकर आंसर लिखा तो फिर वो भी कंसीडर किया जाता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रहते हैं जो कि बहुत आउट ऑफ द बॉक्स आ गए, जैसे कि सीए इंटर में एफएम का जब पेपर था तो एफएम के पेपर में एएफएम लेवल का एक क्वेश्चन था जो कि सीए फाइनल का होना चाहिए था। तो अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा, तो इंस्टीट्यूट यहाँ पर बहुत ही लाइट चेकिंग करता है और इधर भी ग्रेस नंबर मिलते हैं। अब जनरली ग्रेस का क्राइटेरिया क्या होता है? जैसे अगर आप मानो तो सीए फाइनल में एएफएम का पेपर बहुत टफ था, सीए इंटर में टेक्स का था, इसके बाद ग्रुप 2 में अगर हम बात करें तो आईटीटी का पेपर बहुत टफ था, सीए फाइनल में आईबीएस का पेपर हमेशा टफ रह ही रहा है। तो यहाँ पर इन सब्जेक्ट्स में क्या होगा, तो जो सब्जेक्ट टफ रहते हैं ना वहां पर इंस्टीट्यूट एक तो अच्छी चेकिंग करता है। हर क्वेश्चन में आपको थोड़े हाफ या 1 मार्क्स जो जनरली एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट आईसीआई नहीं रहता है, जैसे वो सितंबर और मई के पेपर में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहा था। राउंड ऑफ के मिस्टेक्स के, डेसिमल्स मिस्टेक के सबके नंबर काटे थे, वैसे इस बार नहीं कटेंगे वरना एग्रीगेट नहीं बन रहा है किसी का भी। तो आप अगर ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 5 मार्क्स तक का ग्रेस आपको एएफएम और आईटीटी दोनों में देखने को मिलेगा, जो कि जनरल ग्रेस रहेगा, तो सभी को मिल सकता है। लेकिन अब बात आती है कि स्पेसिफिक ग्रेस, मतलब जो कि सिर्फ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को मिलता है, वो सबके लिए नहीं रहता है। वो किसको मिलता है? तो उसकी कंडीशंस कुछ ये रहती है कि अगर आपने ग्रुप 1 दिया या ग्रुप 2 दिया है, कोई भी एक ग्रुप दिया है जिसमें आपके 2 सब्जेक्ट्स का एग्रीगेट मिलाकर 110 मार्क्स हो रहे हैं। सपोज करो कि एक सब्जेक्ट में आ रहे हैं आपके 60 मार्क्स और दूसरे सब्जेक्ट में आ रहे हैं आपके 50 मार्क्स, तो इन दोनों का एग्रीगेट मिलाकर 110 मार्क्स हो गया। अब इसके साथ एक और कंडीशन भी रहती है कि एक सब्जेक्ट में आपकी एग्जाम्पशन होनी चाहिए, जो कि 60 वाले नंबर में आपकी थी कि एक सब्जेक्ट में एग्जाम्पशन हो गई और दूसरे सब्जेक्ट में आप एटलीस्ट पास कर रहे हो, मतलब 40 या उससे ज्यादा नंबर है, जो कि आपके नंबर थे आपके 50 थे फॉर एग्जाम्पल में अपने जो लिया था। तो ऐसे मिलाकर आपको जो थर्ड पेपर है उसमें अगर आपके 35 मार्क्स और उससे ज्यादा है तो आपको वो जनरल ग्रेस मिल जाती है 5 नंबर तक की। बट क्या क्या कंडीशन है? फर्स्ट, कि 2 सब्जेक्ट का एग्रीगेट मिला के 110 हो रहा है, सेकेंड सब्जेक्ट में आप एटलीस्ट क्लियर कर रहे हो, और थर्ड सब्जेक्ट जिसमें आपके नंबर कम पड़ रहे हो उसमें आपके 35 या फिर उससे ज्यादा नंबर है। अगर ये सब कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही है तो आपको ग्रेस मिल जाता है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी भी रहती है तो यहाँ पर आपको स्पेसिफिक ग्रेस मिल जाएगा।
लेकिन अगर आपका बाय चांस किसी सब्जेक्ट में एग्जाम्शन नहीं है या फिर प्रीवियस एग्जाम्शन है, पहले एग्जाम्शन आ चुका है, तो फिर यहाँ पर आपको 2 से 3 नंबर तक की ग्रेस मिलती है। इंस्टीट्यूट थोड़ा सा आपके साथ फिर स्ट्रिक्ट रह सकती है, और वो भी अगर पासिंग परसेंटेज बहुत कम हो रहा है तो उस केस में। अदरवाइज फिर जो फर्स्ट कंडीशन है वही रिलेवेंट है। तो ये जो एग्जाम्शन वाली कंडीशन रहती है, इसमें तो आप इंस्टीट्यूट, अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है तो फिर आप इंस्टीट्यूट को वापस से पेपर सेंड करके अपन बढ़वा भी सकते हैं नंबर। लेकिन ये जो सेकंड केस है जहां पर आपके कोई प्रीवियस में पहले से एक सब्जेक्ट में एग्जाम्शन रह चुकी है या फिर आपकी एक सब्जेक्ट में एग्जाम्शन नहीं आई है, तो फिर उस सिचुएशन में हम इंस्टीट्यूट से बढ़ा नहीं सकते। अगर इंस्टीट्यूट ने दे दिए तो बहुत बढ़िया, तो वो उनका अपना पासिंग परसेंटेज सेट करने के लिए दे देते हैं। अब क्या इंस्टीट्यूट खुद से पासिंग परसेंटेज सेट करता है, तो ऑफकोर्स उनको 10-12% समथिंग कुछ रखना रहता है। अब जैसे इस बार अगर हम देखें तो फाइनल में जिस हिसाब से पेपर सेट करे उन्होंने, तो पासिंग परसेंटेज फिर 2-3 या 1% ही रहता है। बट ऐसा हो नहीं सकता ना, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है, तो उनको ग्रेस तो देनी ही पड़ेगी या फिर पेपर चेकिंग उनको इजी करनी ही पड़ेगी। उनके पास इसका कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। तो ये सब हमने बात करी ग्रेस मार्क्स की। अब बात हम करते हैं एक्सपेक्टेड डेट के होने वाली रिजल्ट्स के लिए, जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं। तो नॉर्मली मैंने पिछली बार भी जो प्रिडिक्ट करा था उस एग्जैक्ट डेट पर रिजल्ट आया था, राइट। तो जो 45 डेज का एक टाइम पीरियड होता है, 40-45 डेज का, उसके विद इन हमको रिजल्ट देखने को मिलता है, जो कि इस बार एक्सपेक्टेड है, जो कि 2 या 3 मार्च के अराउंड आप फाइनल का रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इंटर का रिजल्ट, क्योंकि इंटर के पेपर्स थोड़े लेट खत्म हुए थे, बट बहुत ज्यादा लेट तो रिजल्ट नहीं आएगा, पर 5 या 6 मार्च के अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि फिर एग्जाम फॉर्म्स की डेट भी हमारी आ जाती है, तो इंस्टीट्यूट इससे लेट नहीं कर सकता है। तो इस डेट के अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और मेरी जेन्युइन एडवाइस आपको क्या रहेगी, हमको पता है पहले से कि 85% स्टूडेंट्स तो फेल ही करने वाले हैं। अब हमको नहीं पता कि हमारा वो लक फेवर करेगा या नहीं करेगा। विथआउट लक तो आप नहीं कर सकते क्लियर, मतलब अगर आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है तभी होगा, ये बात तो मैं फॉर श्योर मानती हूँ पूरी तरह से। तो हमको नहीं पता है ना कि वो हमारी किस्मत में अब लिखा हुआ है या नहीं है, क्या पता हमको ग्रेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस साइड में हमने सोच भी रखा था एग्जाम्स देने के बाद कि हमको प्रिपरेशन चालू करनी पड़ेगी, बट आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि एक्चुअल में कितने लोगों ने प्रिपरेशन चालू करी है। तो अब आपके पास एक बेस्ट चॉइस क्या अवेलेबल है, आज से लेकर रिजल्ट तक आपको कम से कम 10-12 डेज तो है ही सही। इस 10-12 डेज में जो भी सब्जेक्ट या जो भी ग्रुप आपने पहले दे रखा है ना, आप उसमें से एक जो आपका कंफर्टिंग सब्जेक्ट है एटलीस्ट उसकी प्रिपरेशन करके रख लो, जो आपको पता है कि आपके उसमें एग्जाम्शन नहीं आएगी और आपके अच्छे खासे चांसेस है कि आपका वो ग्रुप रह सकता है। 85% स्टूडेंट्स में अगर एक स्टूडेंट हम भी रहना तो एटलीस्ट हमको इतना शौक नहीं लगेगा कि यार वापस से अगर वो ग्रुप देना पड़ा। तो 3 सब्जेक्ट में ऑलरेडी हमारा एक तो प्रिपेयर्ड है, क्योंकि जब भी रिजल्ट आता है उसके 5 से 10 दिन तक लोग उसको सिर्फ डाइजेस्ट करने में लगा देते हैं, और ह्यूमन नेचर है, ऑफ कोर्स आपको टाइम लगेगा, आप एकदम से ऐसे स्विच नहीं हो सकते हो। लेकिन जब आपको पता रहेगा ना कि बैकअप में आपका ऑलरेडी एक सब्जेक्ट रेडी है, मतलब कंपटीशन में आप बाकी लोगों से ऑलरेडी 33% आगे निकल चुके हो, तो आपको उतना ज्यादा शॉक नहीं लगेगा और आपके लिए उतनी सिचुएशंस डिफिकल्ट नहीं होगी। तो बहुत हाई टाइम है, अगर अभी तक कुछ नहीं करा है ना, तो अभी भी सिर्फ एक सब्जेक्ट, मेरे कहने पे सिर्फ एक सब्जेक्ट करके रख लो, और पढ़ा हुआ कभी भी नुकसान नहीं देता है। अगर आपको ऐसा हुआ ना कि आपका क्लियर हो गया तो क्या दिक्कत है, मेहनत लग गई तो लग गई, वो पढ़ाई का फ्लो सेट हो गया ना। रिजल्ट के बाद आपको सेकंड ग्रुप देना हुआ या फिर जो भी करना रहा, इंटरव्यू देना रहा, तो आपको तब हेल्प कर देगा। तो पढ़ी हुई चीज हमेशा काम में आती है, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप टाइम वेस्ट मत करो, हम ऑलरेडी हमारा जो हॉलीडे पीरियड है वो एंजॉय कर चुके हैं, सिर्फ ये 10-12 डेज और है, शौक थोड़ा कम लगता है। जब आपने नहीं पढ़ा हो कुछ भी और आप सिर्फ उसके उम्मीद या उसके भरोसे में बैठे हुए हो ना, और फिर रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड आता है, तो फिर हम उससे ओवरकम नहीं कर पाते हैं, और ऐसे ही अटेम्प्ट्स का लूप क्रिएट होता है। तो सिर्फ अगर आपको अपने आगे आने वाले 3-4 महीने बचाने ना, तो सिर्फ ये 10 दिन और लगा दो, आपका बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, राइट। सो आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।